नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के 11वें पाठ जो देखकर भी नहीं देखते के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न निबंध से है। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि अक्सर आंखों वाले लोग उनसे कहा करते थे कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। प्रकृति की जो सुंदरता आंखें ना होते हुए भी वह महसूस कर लेती थी, जिस जादू के स्पर्श से वह रोमांचित हो जाती थी, उस खूबसूरती को उनके दृष्टि संपन्न दोस्त देख नहीं पाते थे। प्रकृति का जादू हर वक्त उनकी आंखों के सामने होते हुए भी उनके हृदय में कोई रोमांच पैदा नहीं कर पाता था। जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। संभवतः यही कारण था कि आंखें होते हुए भी वह बहुत कम देखते थे। इसलिए ही लेखिका को लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। उनके अंदर की संवेदना समाप्त हो चुकी है। वो उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और जो चीज़ उनके पास है वे उसकी कदर नहीं करते। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। यानी हमारी प्रकृति में जो दिन प्रतिदिन नए परिवर्तन होते हैं उसे हम प्रकृति का जादू कहते हैं। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, वसंत के मौसम में स्वतः ही फूलों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की अलग अलग घुमावदार बनावट और कलियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं उन सबको लेखिका ने प्रकृति का जादू कहा है। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर है, हेलन की मित्र जब जंगल की सैर से वापस लौटी तो हेलन ने उससे पूछा कि उसने जंगल में क्या देखा। इस पर उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। हेलन को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के जवाबों की आदी हो चुकी थी। अक्सर लोग यह कहा करते थे कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा या उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने के लिए बहुत सी चीजें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह ज़रूर करती हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन जो उन्हें सामने दिखाई दे रहा है वह उस सौंदर्य को नहीं देखना चाहती। इसलिए हेलन केलर को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता था जब उनकी मित्र ये कहती थी कि उन्होंने जंगल की सैर के बाद कुछ भी खास नहीं देखा। अगला प्रश्न है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर है, हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की अलग अलग घुमावदार बनावट और कलियों की मखमली सतह, चिड़िया के मधुर स्वर, झरने के बहते हुए पानी को अंगुलियों के बीच महसूस करके कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान की बनावट को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी।
इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, या हम एक और तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि हेलन केलर प्रकृति की निम्नलिखित चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, और उसके बाद हम पॉइंट्स में ये सारे आंसर्स लिख सकते हैं। बिंदुओं में हम सभी सारे उत्तर लिख सकते हैं। जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, ये पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु चीड़ की खुरदरी छाल। तीसरा बिंदु टहनियों में नई कलियों। चौथा बिंदु फूलों की पंखुड़ियों की अलग अलग घुमावदार बनावट। पांचवा बिंदु कलियों की मखमली सतह। छठा बिंदु चिड़िया के मधुर स्वर। सातवां बिंदु झरने के बहते हुए पानी को अंगुलियों के बीच महसूस करके। आठवां बिंदु कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान की बनावट। तो इस प्रकार से इस उत्तर को हम बिंदुओं में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? नियामत का अर्थ क्या है? ईश्वरीय देन, यानी ईश्वर ने जो हमें दिया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमारी आंखें अनमोल होती हैं, जो ईश्वर की देन है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि नियामत से हमें आंखों जैसी अनमोल चीज़ मिली है। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। आंखें ना हो तो जीवन में कभी ना समाप्त होने वाला अंधकार छा जाए। आंखें ईश्वर का आशीर्वाद है, जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इनकी सहायता से जीवन में खुशियों के सभी रंग भरे जा सकते हैं। अगर आंखें स्वस्थ हैं तो जीवन की हर खुशी पाई जा सकती है। जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। इसलिए लेखिका को ये लगता है कि जो ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं, जो इस नियामत ने हमें आंखें दी है, उससे हम इस दुनिया के इंद्रधनुषी रंगों को देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है निबंध से आगे से, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। जरूरी नहीं कि आप यही उत्तर लिखें, अपने आसपास हो रही किसी भी गतिविधि का वर्णन आप इस प्रश्न के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला या निकली तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में समाचार पत्र लिए हुए और किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चला दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वहां का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुंचा या पहुंची। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ या हुई। फिर कक्षा में आ गई या आ गया। इसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छा गया। तो इस प्रकार जरूरी नहीं कि आप इसी घटना का वर्णन करें, आप किसी भी घटना का वर्णन कर सकते हैं जो आप अपने आसपास घटित होता हुआ देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। अब कान से ना सुन पाने वाले व्यक्ति को दुनिया कैसी लगती है? ये उत्तर हमारी कल्पना है। तो इस उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? कान से ना सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ सुन नहीं पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। कहीं कोई दौड़ता हुआ दिखता होगा, कहीं कोई हाथ हिलाकर कुछ कहता हुआ, कहीं कोई दो लोग आमने सामने खड़े होकर होठ हिलाते हुए दिखते होंगे, और इन सब का कोई अर्थ समझ नहीं आता होगा। सारी दुनिया अपनी धुन में लगी नजर आती होगी और इन सब के बीच में न सुनने वाला व्यक्ति घबराया हुआ सा दिखाई देता होगा। वह ना तो अपनी बात दूसरों को समझा सकता होगा और न ही दूसरों की बात समझ सकता होगा, इसलिए वह किसी से घुल मिल नहीं पाता होगा। तो इस उत्तर में जो भी हम महसूस करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, हम वो सभी पंक्तियां यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो
तुम उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हो। अब ऐसे व्यक्ति से हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों का वर्णन किया है। आप इनके अलावा भी कुछ और प्रश्न अपने अनुसार लिख सकते हैं। उनके अनुभव जानने के लिए हम निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं, जैसे किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। किसी भी चीज़ को चखकर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं? यह कैसे संभव हो पाता है? क्या आप सूंघकर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है? सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं? तो इस प्रकार से हम अनेक प्रश्नों के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। हमारी 5 इंद्रियों में हम आँख, कान, मुंह, नाक और त्वचा को ले सकते हैं। तो जैसे आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, मुंह का काम है चखना और नाक का काम है सूंघना और त्वचा का काम है स्पर्श या छूकर। तो इसके आधार पर हम कैसे ऐसी चीज़ों की तालिका बना सकते हैं। तो सुनकर के अंतर्गत हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कोयल का मधुर स्वर, कौवे की कर्कश आवाज़, माँ की नाराज़गी भरी पुकार, गीत सुनकर गायक की पहचान। इसे हम सुनकर महसूस कर सकते हैं। अगला है चखकर, सेब या आम की मिठास, अचार की खटास, मिर्च का तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, कड़वी दवा। इन सबको हम चखकर पता कर सकते हैं। फूलों की गंध, पक रहे भोजन की गंध, गैस का रिसाव, इन्हें हम सूंघकर पता कर सकते हैं। बर्फ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान, इन सबको हम छूकर पहचान सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं उदाहरणों को लिखें, आप इनके अलावा भी और उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई, कुछ हमें स्पर्श से संबंधित शब्द बताए गए हैं, जैसे चिकना, मुलायम, खुरदरा, सख्त, चिपचिपा, भुरभुरा। तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं, ये इन सब का अनुमान हम स्पर्श से लगाते हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें ऐसे स्पर्श प्रदान करती हैं, जैसे चिकना। चिकना के अंतर्गत हम घी ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं, हम ऐसे पत्थर को ले सकते हैं जिसका जो बड़ा चिकना होता है। तो यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं चिकने के अंतर्गत, जिसे छूकर हम पहचान लेते हैं। मुलायम में हम रेशमी कपड़ा ले सकते हैं, मुलायम में हम बिस्तर ले सकते हैं। उसके बाद मुलायम में हम फूलों की पंखुड़ियों को भी ले सकते हैं। उसके बाद खुरदरा लकड़ी भी हो सकती है, छाल भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, फर्श भी खुरदरा हो सकता है। उसके बाद सख्त चीज़ें, लोहा, पत्थर, लकड़ी और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो सख्त होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनका वर्णन हम यहाँ कर सकते हैं। चिपचिपी गोंद हो सकती है, चिपचिपा तेल हो सकता है, चिपचिपी चाशनी हो सकती है। जब हम कोई भी स्वीट डिश खाते हैं तो जो उसकी चाशनी होती है वो भी चिपचिपी होती है। उसके बाद भुरभुरा के अंतर्गत हम रेत, मिट्टी ऐसे पदार्थों को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप और भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जिनसे आपको इन सभी स्पर्शों का अनुमान लगता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। यहाँ पर खुशी और सुंदरता, ये दो जो संज्ञाएं हैं वो हमें किसी भाव की ओर इंगित कर रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते।
आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे भोलापन, मिठास, बुढ़ापा, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, ताजगी, एहसास और मीठा। तो हमें ये बताना है कि ये शब्द जो हैं किससे बने हैं। ये जो विशेषण शब्द हैं, क्या ये संज्ञा से बने हैं या विशेषण से बने हैं या क्रिया से बने हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं किससे बनी हैं। तो जैसा हमारा शब्द है मिठास, मिठास का मूल शब्द क्या है, मीठा, जो क्या है, विशेषण, विशेषण से बना है। उसके बाद भूख, इसका मूल शब्द है भूखा, ये भी विशेषण है। उसके बाद शांति, शांत, ये भी विशेषण है। भोलापन, भोला मूल शब्द है और ये भी विशेषण से बना है। बुढ़ापा, बूढ़ा, ये भी विशेषण शब्द से बना है। घबराहट, घबराना मूल शब्द है और ये क्रिया शब्द है, ये क्रिया से बना है। बहाव, ये बहना है, ये भी क्रिया शब्द है, ये क्रिया से बना है। फुर्ती, फुर्तीला विशेषण है, ये विशेषण से बना है। ताजगी, ताज़ा, ये भी विशेषण है, विशेषण से बना है। मजदूरी, मजदूर, ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा से बना है। एहसास, ये विशेषण है और ये विशेषण से बना है। यहाँ पर एक शब्द रह गया क्रोध, क्रोध जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दी गई है, इनके मूल शब्द क्या हैं और ये किन से बने हैं, संज्ञा से, विशेषण से या क्रिया से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, यानी मुझे इन सब उत्तरों को सुनने की आदत सी हो चुकी है। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे, ये वृक्षों के नाम हैं। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते लगते हैं। अगर इन दोनों रेखांकित शब्दों को हम देखें तो आदि, आदि, इन दोनों का उच्चारण एक समान है और देखने में भी ये एक जैसे ही लगते हैं, पर इनके अर्थ जो हैं वो भिन्न हैं, अलग हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं और हमें इनका वाक्य बनाकर इनका अर्थ स्पष्ट करना है, जैसे अवधि, अवधि, में, मैं, और, दिन, दीन, मेल, मैल, सिल, शील। तो ये देखने में तो एक जैसे लगते हैं और लिखावट में भी एक समान ही है, सिर्फ कुछ मात्राओं का अंतर है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो अब यहाँ पर हम वाक्यों के माध्यम से इन सभी शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे पहला है अवधि, अवधि क्या है, यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है। इस अवधि का प्रयोग समय के लिए किया गया है कि यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है। दूसरा अवधि है, अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर अवधि जो है वो एक भाषा है। उसके बाद है मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। ये हम स्थान के विषय में बता रहे हैं कि कहाँ पर मुलाकात हुई, तो सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई, ये कारक चिन्ह है मैं पर, अधिकरण का। उसके बाद है मैं दिल्ली का निवासी हूँ, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। उसके बाद है मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। और एक है मैल, मैल क्या है, गंदगी, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी, यानी इस साबुन से कपड़े का सारा मैल जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद है और क्या है, ये हमें एक दिशा की ओर इंगित करता है, यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, और यानी इस दिशा की ओर। उसके बाद है और, यानी जब 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो हम और का प्रयोग करते हैं, राम और श्याम भाई हैं। उसके बाद है दिन, दिन क्या होता है, जो दिन है डे, यानी जो चल रहा है, जैसे आज दिन बड़ा सुहाना है, या आज सोमवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, तो ये दिन का प्रयोग किया गया आज के लिए, अभी के लिए, या कल परसों कभी के लिए भी। उसके बाद है दीन, दीन हम करते हैं प्रयोग गरीबों के लिए, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, यानी हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद है सिल, सिल क्या होता है, वो सिलवट्टा जिस पर हम कभी मसाले पीसते हैं मम्मी, या कभी चटनी बनाती हैं, तो पत्थर का एक टुकड़ा होता है ये, तो माँ सिल पर मसाला पीस रही हैं। और दूसरा है शील, शील क्या होता है, हमारा स्वभाव, हमारा जो अच्छा बिहेवियर है, जो हमारा अच्छा स्वभाव है, तो शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं, यानी जो शील स्वभाव के लोग होते हैं वो सबको अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी गुस्सा ही नहीं होते, वो हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि देखने में एक जैसे लगने वाले शब्द
अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल ही अलग हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। ये हमारी कल्पना है, हमारा अनुमान है, हम इसके उत्तर अपने तरीके से लिख सकते हैं। इस चित्र के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस चित्र में मेरी पहली नज़र इस वृक्ष पर जाती है, आकाश में जाती है, इस ऑटो पर जाती है, इस स्कूटर चलाने वाले पर जाती है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप यही उत्तर लिखें, आपको इस चित्र में देखकर जैसा लगता है आप उसका उत्तर वो लिख सकते हैं। उसके बाद है गली में क्या क्या चीज़ें हैं। इस चित्र में आपको इस गली में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसका वर्णन हम इस उत्तर में लिखेंगे। गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी और साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली के एक ओर कुछ दुकानें हैं, दुकान की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकानों की ऊपर की मंजिल की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी है, एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। इसके अलावा भी आपको जो दिखाई दे रहा है इस चित्र में, आप वो सब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये इस चित्र का वर्णन है। अगला है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी। तो यहाँ पर हमें कल्पना करनी है कि जैसे यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उसके आधार पर हम ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुनाई देता होगा। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियों, मंदिर के लाउडस्पीकर या मंदिर की घंटियाँ, स्कूटर और ऑटो रिक्शा की आवाज़, दूध वाले, फेरी वालों की आवाज़, बच्चों की खेलने की आवाज़, कुछ भी आप जो सुबह के वक्त महसूस करते हैं वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दोपहर के वक्त फेरी वाले, ठेले वाले, कबाड़ी वाले, स्कूल से वापस आते हुए बच्चे, बस की आवाज़, या हम कह सकते हैं कि स्कूल की जो मिनी बस होती है उसकी आवाज़, रिक्शे वालों की आवाज़, यहाँ पर किसी भी आवाज़ का वर्णन हम कर सकते हैं। शाम के वक्त साइकिल की घंटियाँ, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गाने, बच्चों के खेलने की आवाज़, लोगों की बातचीत, इन सब की आवाज़ सुनाई देती होगी। रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागते रहो की आवाज़, पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती होगी। जो भी आप अपने आसपास महसूस करते हैं उसका वर्णन हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद है अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। अब हम ये तो अपने घरों में भी देखते हैं कि जब हम बालकनी से खड़े होकर देखते हैं तो सुबह हमारी गली का नज़ारा कुछ और होता है, दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। तो ऐसे ही इस गली में अलग अलग समय पर क्या होता होगा उसका वर्णन हमें करना है। अलग अलग समय में गली तो वही रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय वहाँ हलचल रहती होगी तथा दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी। इसमें आप इसके अलावा भी अपने कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये तारे गली को कहाँ से कहाँ जोड़ती होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ तारे भी दिखाई दे रही हैं। तो अब इन तारों के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ी होंगी। केबल की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होंगी। इवन आजकल आपको वाईफाई की तारें भी दिख जाती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं वाईफाई की तारें। अब हमें यहाँ पर नहीं समझ आ रहा कि कौन सी क्या तार है, तो हम किसी भी प्रकार की तार जो हमें गली में दिखाई देती है हम उसका वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं। अगला है साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि वो घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा, वो घर से बाहर सब्जी लेने भी जा सकता है, वो घर से बाहर किसी काम पर भी जा सकता है। तो इसका उत्तर भी आप अपने अनुमान से, अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद।